बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 16 स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस हाइपोथेसिस टेस्टिंग के उस मेन टॉपिक को स्टार्ट करने लगते हैं जिस पे ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेसिकली बेस करता है। तो आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने लगे हैं हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले हम लोगों के पास जो टॉपिक है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कि आपके पास जो हाइपोथेसिस है वो बना कैसे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है टू फॉर्मुलेट नल हाइपोथेसिस एच नॉट एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एच वन विच आर स्टेटमेंट अबाउट पैरामीटर्स नॉट स्टैटिस्टिक इज़ परहैप्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। सबसे पहले ये जो हाइपोथेसिस है ये आपके पास दो चीज़ों पर बेस करता है। नंबर वन इज़ नल हाइपोथेसिस जिसको हम एच नॉट कहते हैं, और उसके बाद अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको हम एच वन कहते हैं। ये उस स्टेटमेंट में आता है जिसमें आपके पास पैरामीटर डिफ़ाइन किए जाते हैं, और ये स्टैटिस्टिक नहीं है, ये पैरामीटर के अकॉर्डिंग बेस करता है, और ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है इसको परफॉर्म करना। द नल हाइपोथेसिस एच नॉट विल ऑलवेज कंटेन सम फॉर्म ऑफ एन इक्वालिटी साइंस। जो नल हाइपोथेसिस है एच नॉट वो आपके पास कुछ साइंस के ऊपर बेस करता है, जैसा कि इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इस साइन को हम लेस देन इक्वल्स टू कहेंगे, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो इसकी तीन हम लोगों के पास यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं। नंबर वन, एच नॉट म्यू इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, कि अगर आप इक्वल वाला यूज़ करते हैं तो उसमें जो नल हाइपोथेसिस है म्यू इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। मैंने यहाँ पर ज़ीरो सपोज किया है। क्वेश्चन में आपकी म्यू के इक्वल अगर कोई वैल्यू होगी तो आप वो पुट करेंगे, म्यू इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर इक्वल होगा नल हाइपोथेसिस तो उसके अल्टरनेट जो एच वन होगा वो नॉट इक्वल बनेगा। उसके बाद सेकंड है, आपके पास दो केसेस हैं। अगर आपने ये वाला यूज़ करना है, अगर आपको स्टेटमेंट में गिवन होगा ना तो फिर आपने ये इन दोनों में से अगर जो स्टेटमेंट में गिवन होते हैं, ये जो दोनों साइंस के अकॉर्डिंग है ना, अगर आपने ये वाला यूज़ करना है तो ये गिवन होंगे। अगर गिवन होंगे तो आपने ये यूज़ करना है, अदरवाइज़ आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, गलत नहीं होगा। ये तब आपने यूज़ करना है जब स्टेटमेंट में कुछ गिवन ना हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टेटमेंट में ख़ास तौर पे कहा हुआ हो कि आपने एच नॉट इसी तरह से लेना है तो आपने इसी तरह से लेना है। वो जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास टू केसेस हैं। अगर आपके पास म्यू इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो है, या फिर दूसरा केस है म्यू इज़ लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो उसके अल्टरनेट मैंने आपको बताया था कि अगर ये लेस देन है तो इसके अल्टरनेट बनता है ग्रेटर। सिंपल ग्रेटर आता है, इक्वल नहीं आता। और तीसरा है म्यू इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, तो उसका जो दूसरा आएगा म्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो आता है, तो इसके ऑपोजिट जो एच वन होता है वो लेस आता है। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो लेस आता है, अगर लेस देन इक्वल्स टू है तो ग्रेटर आता है, और इक्वल है तो दूसरा आता है नॉट इक्वल्स टू। तो ये तीन केसेस हैं हाइपोथेसिस के जो हम यूज़ करते हैं। कोई एक हमने यूज़ करना होता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हुए। अब इसके कुछ जनरल प्रोसीजर्स हैं। जर्नल प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस। अब इसके सिर्फ मैंने आपको जस्ट पॉइंट डिफाइन किए हैं। इसके जो मिड में जो स्टेटमेंट मेंशन है वो मैं आपको बुक से ही पढ़ के साथ साथ समझा देती हूँ। इसकी कुछ हेडिंग्स हैं। फॉलोइंग आर द जनरल प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस आर। कुछ टेस्टिंग हाइपोथेसिस को परफॉर्म करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं जिनके कुछ नाम इस तरह से हैं। नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आप इन तीनों केसेस में से कोई एक केस डिफाइन करते हैं। उसके बाद है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मैं जस्ट आपको भी वर्बली बताती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी बताऊँगी। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में आपके पास अल्फ़ा होता है जो कि 5%, 1% या 10% होता है। वो उसी तरह से है कि आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि ये चांस ऑफ अक्रंस होता है कि अगर आपके पास 100 में से 5% है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास पीछे 95% चांस है कि आप क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह अगर 1% आएगा तो 99% चांस है कि आप स्टेटमेंट को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन आ गई। तो इसमें आपने, अब हम न्यूमेरिकली बात करेंगे तो अल्फ़ा आपके पास तीन तरह के होंगे, एक 5%, एक 1% और एक 10%। उसके बाद है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो जी का फार्मूला होगा आपने वो यूज़ करना है। जो जी, अगर हम लोग यहाँ पर पहले जी की बात, जी टेस्ट पढ़ने लगे हैं तो हम लोग जी टेस्ट यूज़ करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जी टेस्ट। उसके बाद कंप्यूटेशन में वो न्यूमेरिकल वर्क, वो जी की फार्मूले के अंदर जो वैल्यूज़ पुट करनी है बेसिकली आपने वो पुट करनी होगी। उसके बाद सेकंड लास्ट स्टेप है क्रिटिकल रीजन।
वैल्यू आने के बाद जी की आपने क्रिटिकल रीजन यानी कि जैसे हम न्यूमेरिकल नॉर्मल का ग्राफ बनता है आपने वो देखना है। उसके बाद टेबल में वैल्यू देखनी है और टेबल में वैल्यू देखने के बाद आपने ये बतानी है कि कंप्यूटेशन की जी वैल्यू और क्रिटिकल रीजन की जी वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंग ये रिज़ल्ट एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट होना है, और वही काम आपने कंक्लूजन में लिख देना है। अब इसकी मिड में जो स्टेटमेंट है इनका मतलब क्या है, अब मैं आपको वो पढ़ के सुनाती हूँ। सबसे पहले जो स्टेटमेंट नंबर 1 है थी जो हम लोगों के पास थी नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसकी जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि स्टेट योर प्रॉब्लम, आपने सब में अपने अपनी स्टेटमेंट को पढ़ना है, एंड फॉर्मुलेट एन अप्रोप्रिएट नल हाइपोथेसिस H0 विद एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 विच इज़ टू बी एक्सेप्टेड व्हेन H0 इज़ रिजेक्टेड। आपने यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट को पढ़ना है कि आपकी प्रॉब्लम बेसिकली है क्या। उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपने जो एग्जैक्ट नल हाइपोथेसिस होगा और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा आपने वो लिखना है, और जैसे आपके पास अगर H0 एक्सेप्ट हो रहा है तो अदरवाइज़ रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर एक रिजेक्ट हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो H1 है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ये कंक्लूजन में हम लोग करेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप था नल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये आपके पास है इसकी स्टेटमेंट, डिसाइड अपॉन अ सिग्निफिकेंस लेवल, आपने डिसाइड करना है सिग्निफिकेंस लेवल अल्फ़ा ऑफ द टेस्ट के। इस टेस्ट में हमने कौन सा अल्फ़ा यूज़ करना है, विच इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस इफ़ इट इज़ ट्रू। यहाँ पर अल्फ़ा के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है कि अल्फ़ा आपके पास वो प्रोबेबिलिटी है जिसमें आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं जबकि वो स्टेटमेंट आपके पास ट्रू हो रही होती है। ये इन्होंने यहाँ पर अल्फ़ा की एक्सप्लेनेशन दी है जो हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप आपके पास था टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अब जो नाम मैं आपको बता रही हूँ वो इन्होंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, जिसकी मैंने हेडिंग बनाई है बेसिकली वो इन्होंने यहाँ पर यूज़ की है नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। पहली हेडिंग हमारे पास ये थी। उसके बाद मैंने सेकंड हेडिंग लिखी थी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, सिग्निफिकेंस लेवल हो या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो एक ही हो, एक ही बात। उसके बाद थर्ड हेडिंग थी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, वो भी इन्होंने यहाँ पर लिखी है। चूज़ एन अप्रोप्रिएट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो एग्जैक्ट आपने फार्मूला यूज़ करना होगा आपने वो देखना है। डिटरमाइन एंड स्केच द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एज्यूमिंग H0 इज़ ट्रू। आपने H0 को देखते हुए कि आपने यहाँ पर एग्जैक्ट कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज़ करना है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। फोर्थ स्टेप हमारे पास यहाँ पर बनता है कंप्यूटेशन का। कंप्यूटेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर कंप्यूटेशन वाला स्टेप नीचे किया हुआ है और क्रिटिकल रीजन वाला स्टेप पहले किया हुआ है। अब लेकिन हम लोग अपने मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले कंप्यूटेशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर फिफ्थ स्टेप पे हम लोग क्रिटिकल रीजन करेंगे। लेकिन बुक वालों ने सबसे पहले क्रिटिकल रीजन की बात की है, तो क्रिटिकल रीजन के में यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन है, डिटरमाइन द रिजेक्शन और क्रिटिकल रीजन। आपने रिजेक्शन रीजन और क्रिटिकल रीजन को देखना है इन सच अ वे दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस H0 इफ़ इट इज़ ट्रू। अल्फ़ा के अकॉर्डिंग वैल्यू को देखना है कि अगर आपके पास नल हाइपोथेसिस वो जो है वो रिजेक्ट हो रहा है जबकि स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि अल्फ़ा जिसकी यहाँ पर इन्होंने बात भी आगे की हुई है, इट इज़ इक्वल टू द सिग्निफिकेंस लेवल अल्फ़ा। इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब है कि ये अल्फ़ा के इक्वल है। द लोकेशन ऑफ द क्रिटिकल रीजन डिपेंड अपॉन द फॉर्म ऑफ H1। H1 के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि जो वैल्यू है क्रिटिकल रीजन की वो कहाँ पर लोकेट करती है, कहाँ पर लोकेशन है उसकी। द सिग्निफिकेंस लेवल विल सेपरेट द एक्सेप्टेंस रीजन फ्रॉम द रिजेक्शन रीजन। उस सिग्निफिकेंस लेवल अल्फ़ा के अकॉर्डिंग आपके पास कुछ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन्स बन जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे जिसको हम कर्व कहते हैं, नॉर्मल कर्व। और फिफ्थ स्टेप में इन्होंने कंप्यूटेशन की बात की हुई है, जबकि हम अपने फोर्थ स्टेप में पहले कंप्यूटेशन करेंगे और फिफ्थ में हम क्रिटिकल रीजन करेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्रिटिकल रीजन पहले कर लें या कंप्यूटेशन बाद में। Computation the value of the test statistics from the sample data in order to decide whether to accept or reject the null hypothesis। सबसे पहले अपने टेस्ट स्टेटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आप अपनी वैल्यू होंगी उसको सॉल्व कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो क्रिटिकल रीजन आपके पास बनेगा वो आपको बताएगा कि ये क्वेश्चन जो है जी का अब जो आ गया है आपके पास उसके अकॉर्डिंग जो जी की वैल्यू है वो कहाँ पर लोकेट कर रही है, तो वो आपके अकॉर्डिंग ये एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है ये क्वेश्चन। और यही काम आप 6 स्टेप में कर देंगे। आपने अपना डिसीजन बताना है, डिसीजन रूल या कंक्लूजन एक ही बात है।
नंबर 1 है आपके पास रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एच नॉट। आपने जो नल हाइपोथेसिस है एच नॉट उसको रिजेक्ट कर देना है इफ़ द कंप्यूटेड वैल्यू, यानी कि जो आप यहाँ से फिफ्थ स्टेप से कंप्यूटेशन से जो वैल्यू निकालेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की, अगर वो बड़ी होती है रिजेक्शन रीजन की वैल्यू से, देन हमारे पास ये जो केस है वो रिजेक्ट हो जाता है, अदरवाइज़ वो हम कर देंगे एक्सेप्ट। अब यही सारे स्टेप्स मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया यहाँ पर। अब हम इसका करेंगे न्यूमेरिकल वर्क ताकि हमें ये हाइपोथेसिस का प्रोसेस क्लियर हो जाए। तो यहाँ से जो हमारे पास हाइपोथेसिस के जो मेन स्टेप है वो स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले जो टॉपिक बनता है वो है टेस्ट बेस्ड ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये जी टेस्ट है तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का के अकॉर्डिंग है और ये टेस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस करता है, जिसकी कुछ सब हेडिंग्स होंगी जिनको हम लेकर चलेंगे। नंबर 1 हम 3 सब हेडिंग्स होंगी। नंबर 1 होगा टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज़ नॉन। सबसे पहले जिस तरह हमने क्रिटिकल रीजन में पढ़ा था कि सिग्मा इज़ नॉन, सिग्मा इज़ अननॉन, और हमारे पास बोथ था नॉन और अननोन। तो उसी तरह से ही इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी हम लोगों के पास यहाँ पर कुछ हाइपोथेसिस टेस्टिंग के सेम उसी तरह से स्टेप्स होंगे। सब नंबर 1 स्टेप है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज़ नॉन। अब इससे नेक्स्ट जब होगा तब हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन सिग्मा इज़ अननोन। तो इसी तरह से कुछ केसेस हैं, कुछ सब हेडिंग्स हैं जो हम लोगों के पास बेस करेंगी। तो अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो इसकी हम लोगों के पास एक्सप्लेनेशन है। Suppose random sample of size n is drawn from normal population with mean having specified value mu naught and non standard deviation sigma। आपके पास इस क्वेश्चन में हम सपोज करते हैं कि रैंडम सैम्पल ऑफ साइज़ जो है उसको हम n डिफाइन करेंगे नॉर्मल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जिसका जो मीन है उसकी एक स्पेसिफाइड वैल्यू होगी जिसको हम म्यू नॉट कहेंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो नॉन के अकॉर्डिंग हम सिग्मा यूज़ करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल में पढ़ा था। द सैम्पल मीन इज़ गिवन बाय एक्स बार, और जो सैम्पल मीन होगा उसको हम डिफ़ाइन करेंगे एक्स बार, और जो फार्मूला हमने इस केस में यूज़ करना है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जी टेस्ट के अकॉर्डिंग बनेगा। जी इज़ इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाय अंडर रूट एन। अब इसी के अकॉर्डिंग हम फॉलोइंग प्रोसीजर्स को यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं, जो कि हमने वैसे ही सेम प्रोसीजर्स जो हैं यही सेम स्टेप हमने एग्जांपल को सॉल्व करते हुए करने होंगे। नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नंबर 1 प्रोसीजर, जिसमें सेम उसी तरह से एच नॉट, H1, H नॉट और H1 के 3 केसेस डिफ़ाइन हैं। आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हुए इन तीनों में से कोई एक यूज़ करना होगा। उसके बाद है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा 5% यानी कि 0.05। अगर आप 5% जो है यहाँ पर मैं डिफ़ाइन भी कर देती हूँ। 5% जो है अगर आप उसको परसेंटेज में ख़त्म कर पॉइंट्स में लेकर आएंगे, परसेंटेज ख़त्म करके, तो वो 0.05 बनेगा। 1% बनेगा 0.01, और 10% होगा 0.10, और इसी तरह से हम मोस्टली जो है वो 0.05 यूज़ करते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो फार्मूला है वो जो उन्होंने ऊपर मेंशन किया हुआ था वो ये अगेन है जी इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाय अंडर रूट एन। कंप्यूटेशन यानी कि इसी जी के फार्मूले में आपने एक्स बार की वैल्यू, म्यू की वैल्यू, सिग्मा और अंडर रूट एन की वैल्यू को पुट करते हुए यहाँ पर जी की वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद है क्रिटिकल रीजन। अब क्रिटिकल रीजन डिपेंड करता है आप लोगों का H1 के ऊपर। अगर आपके पास H1 जो है म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि फर्स्ट ये वाला केस है, ये वाला हाइपोथेसिस अगर आप यूज़ कर रहे हैं, H1 आपके पास ये है म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये आपके पास जैसा कि मैंने आपको बताया था ये 2 टेल्ड टेस्ट का क्वेश्चन होगा। इसमें आपके पास जो 2 टेल्ड है तो अल्फ़ा एक दफ़ा अल्फ़ा बाय 2 आप यूज़ करते हैं फर्स्ट चीज़ जो है जी की, यानी कि जी की जो वैल्यू अल्फ़ा की जो वैल्यू है 0.05 आप उसको 2 टेल्ड में लिखेंगे, और वैल्यू एक दफ़ा आप नेगेटिव साइड पर लिखेंगे और एक दफ़ा आप प्लस साइड पर लिखेंगे। अगर आपके पास हाइपोथेसिस है म्यू इज़ लेस देन ज़ीरो का मतलब है सेकंड नंबर वाला, ये वाला अगर आपके पास हाइपोथेसिस है तो अगेन ये आपके पास 1 साइन टेस्ट है तो ये 1 टेल्ड टेस्ट होगा, और ये लेस के साइन की वजह से ये लेफ़्ट साइड पर आएगा। लेफ़्ट साइड पर होने की वजह से जो वैल्यू होगी आप उसमें सिर्फ जी को अल्फ़ा में देखना है, यानी कि अगर जी है अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 है तो आपने इसको सिर्फ 1 टेल्ड में देखना है, और साइन आपने नेगेटिव का, यानी कि आपने ये वैल्यू नेगेटिव वाली साइड पर लिखनी है। और दूसरा अगर आपके पास H1 जो है वो ग्रेटर वाला है, ग्रेटर के अकॉर्डिंग, यानी कि ये वाला केस अगर आपके पास है
तो उसके अकॉर्डिंग जो z है आपने उसकी वैल्यू को सिर्फ अल्फ़ा में देखनी है और जो वैल्यू है वो आपने सिर्फ पॉजिटिव साइड पर लिखनी है, और ये आपके पास वन टेल्ड राइट का कहलाएगा। और उसी तीनों स्टेप्स को आपने जब क्रिटिकल रीजन को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपने ये देखना है कि ये एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट। एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो जाने के यानी कि ग्राफ बनाने के बाद आपने ये देखना है कि अगर आपके पास जो z की वैल्यू है जो आपने कंप्यूटेशन से सॉल्व की है वो वैल्यू अगर बड़ी हो गई है क्रिटिकल रीजन की वैल्यू से तो ये क्वेश्चन हो जाएगा रिजेक्ट। अदरवाइज़ अगर z की जो वैल्यू है वो आपकी क्रिटिकल रीजन की वैल्यू के मिड में ही आ रही है तो ये होगा एक्सेप्ट। तो यही चीज़ मैंने यहाँ स्टेटमेंट में मेंशन की है, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन, अदरवाइज एक्सेप्ट एच नॉट। अब इसी स्टेटमेंट और इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16.5। एग्जाम्पल नंबर 16.5 की हम लोगों के पास स्टेटमेंट है, अ रैंडम सैम्पल ऑफ स्मॉल n इज इक्वल टू 25 वैल्यूज़ गिव्स x bar is equals to 83. Can this sample be regarded as drawn from a normal population with mean mu is equals to 80 and sigma is equals to 7? अब इस क्वेश्चन में आप लोगों के पास जो n है वो 25 है, x बार 83 है, म्यू जो है वो 80 दे दिया गया है और सिग्मा जो है वो 70 दे दिया गया है। अब आपने ये देखना है कि ये आपके पास क्वेश्चन जो है वो कौन से हाइपोथेसिस का बन रहा है। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ना तो लेस देन का जिक्र है ना ही ग्रेटर देन का जिक्र है, तो इसका मतलब है कि ये वन साइडेड टेस्ट तो नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास है म्यू इज़ इक्वल्स टू 80। इक्वल्स टू 80 का मतलब है कि यहाँ पर वन लेफ़्ट और राइट का तो ग्रेटर और लेस का तो कोई वर्ड ही मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास टू टेल्ड का क्वेश्चन है जिसमें आप यूज़ करेंगे हाइपोथेसिस म्यू इज़ इक्वल्स टू 80 एंड h1 म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 80 कि म्यू की वैल्यू गिवन है 80। तो आप अब जैसे मैंने आपको ज़ीरो बताया था तो अब आप उस ज़ीरो को रिप्लेस करके वहाँ पर 80 लिखेंगे। जैसा कि ये स्टेप में आपको मैंने ज़ीरो बताया था, अब आपके पास म्यू की वैल्यू 80 स्पेसिफाई है तो अब आप इस ज़ीरो की जगह पर 80 लिखेंगे। तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 16.5 को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16.5 में सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले जो नल हाइपोथेसिस है हम वो लिखेंगे एच नॉट म्यू इज़ इक्वल्स टू 80 और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम लोग लिखेंगे h1 म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 80। अब आपके पास ये है टू टेल्ड या टू साइडेड आप जो भी कहें उसका टेस्ट। अब आपके पास जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है हम उसको कहेंगे अल्फ़ा। अब आपके पास इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि आपने 5%, 1% या 10% यूज़ करना है। तो जब आपके पास क्वेश्चन में गिवन ही ना हो तब आपने 0.05 यानी कि 5% ही यूज़ करना है हमेशा। ये आपने ये चीज़ याद रखनी है। अब जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है उसका जो फार्मूला है हम यहाँ पर वो मेंशन करेंगे, वो है z इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाय अंडर रूट n। ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है आप वन बाय वन वो पुट करेंगे। z इज़ इक्वल्स टू एक्स बार की सबसे पहले जो वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है आप यहाँ पर वो लिख लेंगे कि एक्स बार की वैल्यू, म्यू की वैल्यू, सिग्मा और अंडर रूट n की क्या वैल्यू है। अब हमने z के फार्मूले में ये सारी वैल्यूज़ को वन बाय वन पुट करना है। सबसे पहले एक्स बार की वैल्यू है 83, हम वो पुट करेंगे। म्यू की वैल्यू है 80, हम वो पुट करेंगे। सिग्मा है हम लोगों के पास 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट n, यानी कि अंडर रूट आ जाएगा आपके पास 25। उसके बाद आपके पास आ जाएगा z इज़ इक्वल्स टू 83 माइनस 80 डैट इज़ इक्वल्स टू 3। उसके बाद 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 25 आपके पास आता है 5। तो अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे 7/5 आपके पास बनता है 1.4 और जब आप यहाँ से 3 को 1.4 के साथ डिवाइड करते हैं तो आपके पास z का जो आंसर है वो आ जाता है 2.1। मैं यहाँ नीचे मेंशन कर देती हूँ, z का जो आंसर है वो आ जाएगा 2.142। ये आपके पास आ गया है z का आंसर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, फिफ्थ स्टेप में क्रिटिकल रीजन। अब हमने देखना है क्रिटिकल रीजन। अब क्रिटिकल रीजन जो है वो हम लोगों के पास जो बनेगा वो बनेगा z अल्फ़ा बाई 2 के अकॉर्डिंग और वैल्यू एक दफ़ा नेगेटिव साइड पर आएगी और एक दफ़ा पॉजिटिव साइड पर आएगी। तो अल्फ़ा है हम लोगों के पास 0.05। अब टू टेल्ड है तो इसका मतलब है कि हमने अल्फ़ा बाई 2 में देखना है। तो वैल्यू अब हम यहाँ से 0.05 पे जब टू टेल्ड में देखेंगे तो हम लोगों के पास बनेगी
1.96 1.96 0.05 का जब आप टू टेल्ड में लिखेंगे तो 1.96 बनेगी। और एक दफ़ा ये वैल्यू आप नेगेटिव साइड पर लिखेंगे और एक दफ़ा पॉजिटिव साइड पर लिखेंगे। अब क्रिटिकल रीजन का सबसे पहले हमने ड्रॉ करना है नॉर्मल का ग्राफ। उसी तरह से आप ये बेल शेप्ड का ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसके मिड में आपके पास लोकेट हो जाता है 0। ठीक है, अब हमने सबसे पहले z की वैल्यू को सबसे पहले छोड़ के क्रिटिकल रीजन की वैल्यूज़ को देखना है। तो हम लोगों के पास जो z α/2 की जो वैल्यूज़ हैं वो प्लस माइनस के अकॉर्डिंग बनी है 1.96। तो सबसे पहले हम नेगेटिव साइड पर लिखेंगे 1.96। अब ये ग्राफ आपने ध्यान से देखना है, सबसे ज़्यादा लोगों को इसी ग्राफ में आकर मुश्किल आती है। और ये राइट साइड पर आ जाएगा 1.96। अब ये वाली जो एरिया है ये हम लोगों के पास बन गया है माइनस इन्फिनिटी वाला, ये माइनस वाला है। और ये वाला 0 के जो राइट साइड पर है ये प्लस इन्फिनिटी वाला एरिया है। अब हमने ये देखना है कि हम लोगों के पास जो z की वैल्यू है वो क्या है। तो z की जो वैल्यू है वो है 2.142। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो रीजन है ये है 1.96 से लेकर प्लस माइनस 1.96 से लेकर प्लस 1.96। अब जो ये वैल्यू है ये है 2.142। अब क्या ये वैल्यू इस 1.96 से बड़ी है ना, तो हम ये वैल्यू एक तो पॉजिटिव साइड की है, तो क्योंकि वैल्यू तो आपके पास प्लस की है तो इसलिए पॉजिटिव साइड पर लिखेंगे हम लोग। तो ये है 2.142। अब इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा एरिया है ये हम लोगों के पास है क्रिटिकल रीजन का एरिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये वैल्यू जो है ये क्रिटिकल रीजन के अकॉर्डिंग आई है, तो ये क्रिटिकल रीजन का एरिया है। और जो वैल्यू हम लोगों के पास है 2.42, ये हम लोगों के पास जो वैल्यू है ये है z की वैल्यू, यानी कि कंप्यूटेड वैल्यू z की। अब ये वैल्यू इस क्रिटिकल रीजन के अंदर नहीं आई, इस एरिया में आई है। तो ये हम लोगों के पास ये वाला एरिया शेड होगा। और अकॉर्डिंग टू द केस आपके पास ये जो एरिया क्रिटिकल रीजन के मिड वाला होता है ये होता है एक्सेप्टेंस रीजन। और अगर आपके पास ये वाला एरिया हो ये रिजेक्शन रीजन, या फिर ये वाला एरिया हो ये भी रिजेक्शन रीजन का होता है। तो हम लोगों के पास जो वैल्यू है वो इस क्रिटिकल रीजन के एरिया में नहीं आई z की वैल्यू को आपने नोटिस करना है। वो z की वैल्यू इस क्रिटिकल रीजन की एरिया में नहीं आई, इससे बाहर चली गई है, यानी कि फॉल कर गई है। तो हम इस क्वेश्चन को कहेंगे कि वी रिजेक्ट H0 बिकॉज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z फॉल्स इन द रिजेक्शन रीजन। तो यहाँ पर हम अपना कंक्लूजन देंगे कि वी रिजेक्ट H0 के हमने जो नल हाइपोथेसिस है उसको हमने रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि जो कंप्यूटेड या कैलकुलेटेड वैल्यू जो z की है जो हमने सॉल्व की है जो कि 2.142 है वो फॉल्स हो गई है, जो कि मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब भी किया है। फॉल्स का मतलब है बाहर निकलना। बहुत से लोग फॉल्स का मतलब समझ नहीं सकते, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया कि फॉल्स का मतलब है बाहर निकल गई है इस वैल्यू से, क्रिटिकल रीजन की वैल्यू से। सो फॉल्स इन द रिजेक्शन रीजन, क्योंकि ये वैल्यू रिजेक्शन रीजन में चली गई है तो ये वैल्यू क्रिटिकल रीजन में लाइन नहीं कर रही। तो हमने जो नल हाइपोथेसिस है H0 उसको हमने कर दिया है रिजेक्ट। तो यहाँ तक हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 16.5 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।